नतीजों पर फोकस। इसमें मैं पहले तो बात करने वाला था लीडिंग कंपनीज पर, एनटीपीसी और आईटीसी जैसी कंपनी पर, लेकिन आज का कल्प्रिट निकला इंडसइंड बैंक। नतीजे खराब आए थे, बैंकिंग में आ भी जाते हैं लेकिन बड़े बैंकों के नतीजे अच्छे आए, लेकिन इसने नतीजे थोड़े ख़राब दे दिए। बैंक के नतीजे में एक बार पढ़ देता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम तो 5% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 39% गिरी है। प्रॉफिटेबिलिटी 39% गिरना भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि प्रोविजनिंग और उसके कारण अनसिक्योर्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, जिसकी वजह से जो कंसर्न क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आज हैमरिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में। सोना मैम, ये एक बहाना था कि इंडसइंड बैंक कुछ बोलेगा या कोई भी बैंक बोलेगा नेगेटिव, क्योंकि बैंक निफ्टी थी जो अभी तक इंडियन मार्केट को थोड़ा सा फ्यूल देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आईटी ने नहीं दिया। आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस ने निराश किया, उसके बाद एफएमसीजी में एचयूएल ने निराश किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ऑयल में निराश किया, उसके बाद चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल ने और फ्यूल दे दिया गिरने के लिए। एक केवल बैंकिंग था जो कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के भरोसे टिका हुआ था, वो आज खत्म हो गया। क्या लग रहा है मैम अब बैंकिंग में? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक अर्निंग सीजन के पहले भी लोगों के बहुत ज्यादा होप नहीं थे, और एचडीएफसी ने जरूर यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया था, जो आई थिंक काफी टाइम से पेंडिंग था। बट हमको पता है कि लो डिपॉजिट ग्रोथ रेट की वजह से बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस बना हुआ है, और इंडसइंड बैंक में आई थिंक उन्होंने दिखाया कि उनका रिटेल ग्रोथ काफी इम्पैक्टेड है, उनके अनसिक्योर्ड बुक में काफी स्ट्रेस है, और आई थिंक बहुत बड़ा झटका लगा इस अर्निंग को देख के, जो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आई थी। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं थी, बट यहाँ पे इस अर्निंग सीजन में जैसे आपने बोला कि कुछ ज्यादा ही डाउनग्रेड दिख रहे हैं अपग्रेड्स के कंपैरिजन में, जो आई थिंक एक बड़ा इंडिकेशन है कि भाई ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट आने लग गया है, और मे बी आरबीआई को भी बहुत जल्द रेट कट करके थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। साथ ही दूसरा एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ बैंक कंपनी पीएनबी हाउसिंग, इसके भी नतीजे कल आते हुए दिखाई दिए थे। इनकम में करीब 5.5% का जंप और नेट प्रॉफिट में करीब 23% का जंप। सर, शरद सर, आज पीएनबी हाउसिंग पर किस तरह का आप मूव देख रहे हैं? क्या ये इंडसइंड बैंक से ही प्रभावित रहने वाला है, या आपको लगता है कि ये काउंटर खुद अपनी चाल चल पाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल। अगर आप पहले क्वार्टर की कमेंट्री देखें कैनफिन होम्स की, तो वहां ये दिख गया था कि कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होती दिखाई देगी, मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगा। तो देखिए, वो चीज बिल्कुल दिखाई दी है कैनफिन होम्स में। पीएनबी में भी सिमिलर ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है। चार्ट्स पर भी देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, 865, 910, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है 1000 रुपए के ऊपर चलेगा तो 11,70 रुपए का भाव आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक की तो अलग ही स्टोरी है। देखिए, अगर आप देखिए, राइट ऑफ बढ़ गए हैं 605 करोड़ से बढ़ करके 644 करोड़ को, तो राइट ऑफ है सिक्वेंशियली। तो और यहाँ देखें तो अगर फ्रेश एडिशन देखें नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1488 करोड़ से बढ़ के 1680 करोड़ हुआ है। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है 9 बेसिस पॉइंट। ये जितनी गिरावट आप देख रहे हैं, नई गिरावट, वो बेसिकली इसी वजह से आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर आप बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल पीएनबी हाउसिंग में थोड़ा रुक रुक करके पीएनबी, और क्योंकि फाइनेंस में प्रेशर रहेगा, बट पीएनबी और कैनफिन होम्स में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा। और इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है कि जो दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, होम फर्स्ट के जी। अंदर बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। होम फर्स्ट के अगर आप देखें, तो यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप अभी भी चाहें, डिस्पाइट ऑफ कि स्टॉक काफी चला है, बट मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ बाकी है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके अगर ये सेटल होता है स्टॉक कहीं 1000 रुपए की, 1050, 1070 के जोन में, और कहीं 1200 रुपए के ऊपर निकल जाता है, 1134 का भाव है, तो फिर आपको 1400, 1500 के भाव होम फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा अट्रैक्शन है सिलेक्टिव काउंटर्स। बिल्कुल। आज हमने देखा कि पावर कंपनीज के भी नतीजे काफ़ी आते हुए दिखाई दिए। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईईएक्स, इन तीनों के नतीजे में एक बार ले लेता हूँ। एनटीपीसी यहाँ पर रेवेन्यूज़ ½ % डाउन थे, नेट प्रॉफिट 14% जरूर बढ़ा, लेकिन एबिटा मार्जिन्स और मार्जिन्स दोनों में ही गिरावट देखने के लिए मिली, जिसका इम्पैक्ट है आज काउंटर 3.5% नीचे है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब
1% की गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि सीजनल क्वार्टर रहता है, क्योंकि मानसून आ जाता है तो पावर की डिमांड थोड़ी सी, जो पीक पावर डिमांड होती है वो कम हो जाती है। नेट प्रॉफिट जरूर 2% बढ़ा, तो रिजल्ट उम्मीद से बेहतर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भले ही रेवेन्यू 28% और नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा हो, लेकिन उम्मीद थोड़ी कुछ ज़्यादा थी इस काउंटर से, इसके नतीजों से उतना नहीं आए हैं, लेकिन ख़राब नहीं है नतीजे। सोनम मैम, पावर सेक्टर पर आपका आउटलुक, जो बेस्ट पीरियड होता है अप्रैल जून वो निकल चुका है, अब जो पीरियड आएगा वो विंटर का रहेगा, उतनी पावर की डिमांड नहीं रहती है जितना पीक सीजन में रहती है। क्या करें इन पावर शेयरों पर? देखिए, पावर शेयर जैसे आपने बोला, वो डिमांड डिमांड आउटलुक भी थोड़ा नेगेटिव है। अर्निंग्स में भी मिक्स रिजल्ट्स आए हैं और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस मार्केट में जहाँ पे हमको ओवरऑल एक स्ट्रेस दिख रही है, उसमें ऐसे जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा लिंक होते हैं, वहां पे हमको मे बी थोड़ा टाइम कुछ स्लो डाउन दिखे और फोकस हमारा थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर पे चला गया है। तो पावर सेक्टर का आई थिंक मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर वेट करना होगा उस पर एक रिकवरी आने के लिए, और इस टाइम पे हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जी, सोनम मैम आप हमारे साथ जुड़े। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरी मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं आस्था जैन मैम, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं फ्रॉम हेम सिक्योरिटीज़। आस्था मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वैसे तो मैं शरद सर से भी यही बोल रहा था कि आज गुड मॉर्निंग में गुड फैक्टर थोड़ा गायब है और बहुत ही बैड हो गया है। इनफैक्ट क्या लग रहा है मैम, ये कुछ गुड होने के कोई चांस कहीं से कुछ लग रहा है कि कोई सेक्टर इन पर्टिकुलर रेस्क्यू करेगा? आज तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है और कोई भी शेयर शायद ही होगा जो ग्रीन में होगा। जी बिल्कुल, आपने सही यहाँ पे फरमाया। ये जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई है, मुझे लगता है अभी इसको थमने में थोड़ा और टाइम लगेगा और थोड़ा हमें नीचे के लेवल्स और शायद ये जो सेलिंग है वो दिखाती हुई नजर आएगी। रेस्ट जो अभी आ रहा है, मेरे हिसाब से मेजर सपोर्ट वो अब 23,900 के स्तर पे आ रहा है, तो वहां तक ज्यादा दूरी नहीं है, 200-250 पॉइंट ही दूर है, लेकिन मेजर सपोर्ट 23,900 के स्तर पे अभी निफ्टी को देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पे देखते हैं, अगर वो लेवल सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी गिरावट और आ सकती है। देखिए, अगर मैं आपको ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात करूं तो दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों ही फैक्टर्स इंडिया के अभी फेवर में वर्क नहीं कर रहे। माइक्रो फैक्टर्स पे जो इंडियन कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो वैल्यूएशन पे निफ्टी चल रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसीलिए हम एक करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी में। वहीं हम दूसरी तरफ मैक्रो लेवल पे बात करें तो चाइना एक फैक्टर बना हुआ है जहां पे फंड्स का फ्लो है, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार नवंबर में यूएसए में इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद जो भी सरकार बनेगी 1-2 महीने के अंदर चाइना के हिसाब से कुछ तो इस तरह का पॉलिसी मूवमेंट आना चाहिए जो वापस से फंड्स फ्लो का डायरेक्शन इंडिया की तरफ मूव करेगा। तो और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आने वाला क्वार्टर भी नतीजों के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स, स्पेशली जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स एक बढ़िया तेजी वापस से इंडियन मार्केट में लौट के आनी चाहिए। तब तक मार्केट एक इसी तरह से रेंज बाउंड और थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस के साथ काम करता हुआ दिखता नजर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये कुछ एक बात आस्था मैम ने बताई कि मार्केट में कहाँ से बेदा मिल सकता है। शरद सर, थोड़ा मैं मार्केट को ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय मार्केट की जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी ख़राब है और हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उनके सवाल भी लेता हुआ चलता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है, सर इन्होंने नाम नहीं लिखा है, जोमेटो पर, जोमेटो के इनके पास 1300 शेयर हैं 280 के भाव के, पूछ रहे हैं कि नीचे ही जाता जा रहा है, रिकवरी कब तक हो सकती है? सर रिजल्ट्स तो ठीक आए थे लेकिन काउंटर नीचे। तो देखिए, रिजल्ट वगैरह सब अच्छा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त अच्छा खासा महंगा स्टॉक है, तो इस वजह से अब आपको गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। तो सब अच्छा है, मतलब कोई कोई कॉमर्स में देखिए 23% की ग्रोथ देखने को मिली थी, फूड डिलीवरी में 4% की सिक्वेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, आप देखिए ब्लिंकिट में कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अब बाजार ऐसा है कि बाजार उसको सस्टेन नहीं होने दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। एक सपोर्ट जोन इसका जरूर काम करेगा, वो करेगा 240 रुपया।
तो जब तक 240 को सस्टेन कर रहा है आप बिल्कुल बुलिश बने रहें। मुझे लगता है इसके नीचे जाने के बाद ही आपको एक बेरिशनेस देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स पर भी ओवरसोल्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है जैसे ही अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 241 का भाव है, 250 255 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो दोबारा आपको 280 300 के भाव दिखाई देंगे। बिल्कुल ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसको मुझे लगता है कि डिप्स पर बाय करने का बिल्कुल आपको नजरिया बनाना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में भी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन आज मार्केट को जो बचा रहे हैं वो है नशा। सिगरेट का शेयर बचा रहा है और लिकर का शेयर बचा रहा है। एक बार उनके रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। आईटीसी रेवेन्यू 16% अप, प्रॉफिट 3% अप, सिगरेट का वॉल्यूम 7%, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5% अप होगा। तो आईटीसी ने आज अच्छे नतीजे पेश किए और उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है कि काउंटर आज इस ट्रेंड दिखा रहा है, इतने गिरे हुए मार्केट में भी 4% ऊपर है। एफएमसीजी सेक्टर को कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू करने की कोशिश की है आईटीसी ने। दूसरा काउंटर रैडिको खेतान, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। ये काउंटर भी करीब 4% ऊपर है। इसके रेवेन्यूज़ पढ़ देता हूँ, 9.5% ऊपर रेवेन्यू देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 24% का जंप। तीसरा काउंटर यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज, यहाँ पर नतीजे 13% रेवेन्यू में और प्रॉफिट में 23% का जंप। आस्था मैम, ये नशा ही चलाएगा क्या मार्केट को? ये आईटीसी, सिगरेट वाला शेयर, लिकर वाले शेयर कैसे लग रहे हैं मैम ऑन चार्ट्स? चलिए, पैसा कमाने से मतलब है, कहीं भी बने। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ, जिस तरह से रेवेन्यू में ग्रोथ आना अब एक मेजर फोकस पॉइंट हो गया है, क्योंकि अगर रेवेन्यू में जब तक 8-10% की ग्रोथ नहीं आती तब तक निफ्टी के हाई वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं होते, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जस्टिफाई नहीं होते। अब अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ने बिल्कुल यहाँ पे अच्छा एक रिजल्ट दिया है और उसी वजह से मार्केट खुश भी है, लेकिन इसको भी एक मेजर रेसिस्टेंस अभी 500 के स्तर पे है। मेरे हिसाब से एक बार 500 के पार करना और उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है अगर ये लंबी अवधि में भी चलने को तैयार है एट दिस लेवल। तो जिन्होंने लिया है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई खरीदारी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर ले, 500 का लेवल एक बार ये सस्टेन करता हुआ दिखे, जिसमें एक दिन या 2 दिन इसका क्लोजिंग 500 के ऊपर ही आए, तो फिर मेरे को लगता है कि इसमें फिर लंबी अवधि के लिए नई पोजीशन बनाने का भी समय आ जाएगा। तो अभी आईटीसी में सलाह यही है 500 के ऊपर नई पोजीशन बनाए और फिर उसमें जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो देखिए मैं थोड़ा डीप ही दूंगी। इतने मार्केट्स खराब हैं कि अभी आप छोटे मोटे स्टॉप लॉस देंगे तो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। तो फिर आप 459 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजीशन में, 500 के ऊपर खरीदेंगे 459 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट तो इनिशियली बिल्कुल यहाँ पे 550 से 570 के रहेंगे। लेकिन ये एक कंडीशनल कॉल है और जो मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस बोला है 500 का, वो अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद ही नई खरीदारी का कैंडिडेट बनता है। लिया हुआ है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं उसी स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन 459 के लेवल पे है, और वही टारगेट्स के साथ जो 570 तक के लेवल्स का मैं दे रही हूँ। नई पोजीशन के लिए ये कंडीशनल बाय है। मैम, रैडिको और यूनाइटेड ब्रेवरीज पर आपकी राय? अब अगर हम रेडिको के यहाँ पे चार्ट्स की बात करें तो रेडिको का चार्ट इनफैक्ट और अच्छी स्थिति में है, लेकिन काफी तेज हो गया है। तो इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं होगा। सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखते हुए नई एंट्री थोड़ी डिप्स पे लेंगे बेटर रहेगा। कहाँ तक लेनी चाहिए? 2350 2340 के जोन में नई एंट्री करें रेडिको खेतान में। लिया हुआ है तो होल्ड ही रखना है 2080 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़े स्टॉप लॉसेस आज देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्केट्स खराब है, छोटे मोटे जल्दी ट्रिगर होने की काफी संभावना रहती है इसलिए। और टारगेट फिर हम इसमें जो आगे बना सकते हैं वो अभी मैं ज्यादा बड़े टारगेट तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है 2600 2700 तक के टारगेट्स ये दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन समय सीमा यहाँ पे मध्यम अवधि रखिए, शॉर्ट टर्म में ये ट्रेड्स ना माने क्योंकि मार्केट्स अभी काफी वॉलेटाइल है। शरद सर, कैस्ट्रॉल के नतीजों पर आप से मैं चाहता हूं कि कुछ विश्लेषण करें, क्योंकि कैस्ट्रॉल के नतीजे मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। करीब 9% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 7% का जंप देखने के लिए मिला। सर, कैसे देख रहे हैं कैस्ट्रॉल को? देखिए, अगर आप कैस्ट्रॉल को देखिए काफी स्टॉक चला है, और whichever भी अगर आप देखिए तो इतना स्टॉक चलने के बाद एक गिरावट स्टॉक के अंदर है।
और 230 वो जोन है जहां पर एक बड़ा सप्लाई जोन स्टॉक के अंदर बना हुआ है। इस जोन का ब्रेकआउट आया था करीब आप देखें तो जून के लास्ट वीक में, जिसको अब स्टॉक सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दूसरा सपोर्ट जोन इसका बनता है 200 रुपए के आसपास। एक आप देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बहुत लंबे समय से इसके अंदर बनी हुई है। करीब 28 नवंबर को अगर आप एक्सट्रापोलेट करें तो वो करीब एक सपोर्ट आता है, वही 200 रुपए 210 रुपए के जोन में एक सपोर्ट बनता है। मुझे लगता है कि ये जोन अगर टूटता है तो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा क्रिटिकली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर ये जोन टूट जाता है 200 का और 2-3 दिन सस्टेन करता है तो शायद इसमें 165 रुपए तक की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक, कहीं मुझे लगता है कि 210 215 के ऊपर सस्टेन करता है, तब स्टॉक दोबारा बुलिश हो सकता है। बड़ी बुलिशनेस तभी आएगी जब सप्लाई जोन 230 का काटेगा और ऊपर जी। तो कैस्ट्रॉल पर व्यू मिला, जितने भी नतीजे आए हैं ज़्यादातर को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन इन पर विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस क्या सोच रहे हैं उसको बताने के लिए मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं। जी, अभी आप बात भी कर रहे थे आईटीसी के रिजल्ट्स की, तो आईटीसी के रिजल्ट्स के ऊपर आज ब्रोकरेजेस की राय निकल के आ रही है, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स की। अगर बात करें, साहब कह रहे हैं रिजल्ट्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़े हैं और मेन ग्रोथ जो वॉल्यूम रही है सिगरेट्स की 3%, उसको ब्रोकरेजेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। जैसे हम नोमुरा से स्टार्ट कर रहे थे, नोमुरा ने बाय कॉल दिया है, टारगेट रखा है 555 का। नोमुरा का मानना है कि सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी रही है लेकिन मार्जिन में प्रेशर बना हुआ है। एफएमसीजी में जो 5.4% की ग्रोथ है उसे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिशली देख रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं पूरे एफएमसीजी काउंटर्स में हमें वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा खराब ट्रेंड नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी ग्रोथ आईटीसी की अच्छी निकल के आई है। उसके ऊपर बाकी बिजनेस ने और अच्छा परफॉर्मेंस करा है, होटल्स हो गए, पेपर सेल्स हो गया, एग्री बिजनेस और सिगरेट, तो इन सब की वजह से ओवरऑल काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं ब्रोकर्स। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट कॉल दिया है, टारगेट रखा है 554 का। पॉजिटिव्स हैं सिगरेट में रेवेन्यूज बढ़ना, स्ट्रॉन्ग होटल से मोमेंटम, वीक कंजम्पशन थोड़ा नेगेटिव बताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने बाय की राय दी है और टारगेट रखा है 525 का। क्वार्टर 2 में बात करें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला डिस्पाइट टफ क्वार्टर, लेकिन तीनों ब्रोकर्स ने एक बात कही है आईटीसी के लिए, जो हमें बाकी एफएमसीजी कंपनियों को देखें कि कॉस्ट से भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक वॉल्यूम ग्रोथ कंसर्न है, दूसरा कॉस्ट लेवल पर भी जो है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है यूबीएस के ऊपर एलएनटी ने राय दी और एलएनटी ने टारगेट को डाउनग्रेड करा है न्यूट्रल तक और अपना टारगेट प्राइस को भी कम करके अब 4000 कर दिया है 4400 से लेकर। मेन रीजन बताया गया तो नियर टर्म में आउटलुक थोड़ा वीक माना जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी ग्रोथ जो है आउटलुक सही है। और एक और यूबीएस ने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एलएनटी के लिए जो मार्केट है वो अर्निंग से ज़्यादा ऑर्डर को वेटेज देता है, क्योंकि मार्केट का मानना है कि एग्जीक्यूशन इजीली हो जाएगा, तो ऑर्डर्स को लेकर जो है मेन कंसर्न होता है मार्केट का। और दूसरी बात एक है जो मिडिल ईस्ट में कम्पिटिटिवनेस है वहाँ इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी क्या मिडिल ईस्ट में एलएनटी के लिए बनी रहेगी या नहीं, ये एक कंसर्न यूबीएस ने जताया है। बिल्कुल, तो यूबीएस का कंसर्न मार्केट ने दिखाया भी है। 3.5% एलएनटी का शेयर नीचे है और नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को यहाँ पर मार्केट ओवररेट भी कर रहा है, क्योंकि आईटीसी का शेयर आज 4% ऊपर है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं मार्केट में, क्योंकि इस समय काफ़ी दर्शक हैं हमारे साथ जो फंसे हुए हैं और आज उनके सवाल भी काफ़ी हैं। द्रिवेश सिंह जी का सवाल है आरवीएनएल पर। शरद सर, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप आरवीएनएल को देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो करीब 410 के आसपास है। ये वो जोन है जिसका ब्रेकआउट आपको मिला था करीब जून के लास्ट वीक में, तो ये जोन नहीं टूटना चाहिए और इसी के आसपास आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाता है 390 के आसपास। तो ये जो है जोन अगर आपका सस्टेन हो जाता है और इसके बाद ऊपर की तरफ स्टॉक दोबारा कहीं 450 के ऊपर सस्टेन होता है तो बुलिशनेस रहेगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप अभी बने हुए हैं तो बिल्कुल आप अपना 390-400 के जोन में देखिए कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है या नहीं करता है। विवेक जी, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप अगर अलाउ करें तो। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ विवेक जी, देखिए अगर आप आईटीसी के नंबर्स को देखेंगे
चूंकि दर्शक जुड़े हुए हैं, तो अगर आप आईटीसी को नंबर्स को देखेंगे या आप ओबरॉय रियल्टी को नंबर्स को देखेंगे, तो होटल सेगमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और ओबरॉय रियल्टी में देखिए वेस्टिन के नंबर्स अच्छे थे, वेस्टिन से अच्छा जो है इनको रेवेन्यू क्लॉक होता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर शैले होटल्स और इंडियन होटल पे एक बात ध्यान रखना चाहिए। अगर शैले होटल में देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं अभी 840 का भाव है, अगर ये कहीं 890 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट के बाद, तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर 1100 रुपए की तरफ आ सकता है। सिमिलरली इंडियन होटल में आप देखें तो एक बेस बना है 645 के पास, अभी इसका भाव 667 है। अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन कर गया इंडियन होटल, तो देखिएगा आपको ये कहीं 760 790 तक की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ एक दर्शक और भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि नतीजों का हमारा है प्रोग्राम, लेकिन इस समय नतीजे सभी के इतने ख़राब हो गए हैं, चाहे नतीजे अच्छे आए हों या ख़राब, लेकिन ज़्यादातर का इम्पैक्ट नेगेटिव ही चल रहा है। एक हमारे दर्शक हैं शर्मी जोशी जी, वो पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू मैम। इनका सवाल है, MBL इंफ्रा पर 67 की बाइंग है और जम्मू कश्मीर बैंक की 116 की बाइंग है। मैम आपसे पूछना चाहूँगा मैं, MBL इंफ्रा मैम 67 की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, एमबीएल इंफ्रा की यहाँ पे बात करें तो आज तो जिस तरह का मार्केट बना हुआ है, चारों तरफ हमें सेलिंग ही दिखने को मिल रही है। इस काउंटर ने थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश भी की है। मुझे लगता है यहाँ नजरिया लॉन्ग टर्म इन्हें रखना होगा। लॉन्ग टर्म नजरिया रख के एमबीएल इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका जो आता है वो 53 के लेवल पे आता है, और इनफैक्ट इस हफ्ते का लो भी इसने 54 का बनाया है, यानी कि 53 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अभी काम कर रहा है। इस काउंटर के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी और स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, और वो तकरीबन स्टॉप लॉस जो रखा जाएगा वो 49 के लेवल पे रखा जाएगा। तो 49 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे मैम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और 61-62 के ऊपर, ये स्पेशली 61 से 63 का जोन अगर ये ब्रेक करता है तो और अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें फिर हमें 70 के ऊपर के टारगेट्स भी दिखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, जो स्टॉप लॉस सुझाया गया है उसके साथ। जी शरद सर, वैसे इनका सवाल आपसे था, जम्मू कश्मीर बैंक का, इस पर भी ये सवाल पूछ रही हैं, क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकती हैं? तो देखिए अभी थोड़ा सा मुझे देखिए, वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पिछले फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे ही आए थे, उसमें कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन इसके बावजूद देखें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट जो है एक्चुअली बन गई है। आप देखें तो एक बड़ा मूव जो आया था करीब अप्रैल 2023 के बाद, उसके बाद स्टॉक में एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। यूजुअली फॉलिंग वेज पैटर्न जो बन रहा है करीब फरवरी 2022-25 के बाद, 2024 के बाद से माफ कीजिएगा, इस यूजुअली इस पैटर्न का जो वो होता है व्यू होता है, ये होता है कि ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेकआउट आता है, स्टॉक चलना शुरू करता है। लेकिन ये स्टॉक ने क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा है 93 का, जो इसी वीक में अब ब्रेकडाउन इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है आज। तो उस जोन को सस्टेन करना बहुत जरूरी था। अगर वो जोन सस्टेन नहीं होता है तो आपको हो सकता है 75 रुपए तक एक गिरावट देखने को मिल जाए, वहां पर जाकर के स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। जहां तक मेरा नॉलेज है अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, रिजल्ट सिक्वेंशियली अच्छे आएंगे मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो अगर गिर जाए काफी तो आप 75 के बाद आसपास देखिएगा, कंसोलिडेट होता है तो ऊपर पहले 93 तक ही पुल बैक आएगा, और 93 के ऊपर सस्टेन कर जाए, ब्रेकआउट आ जाए 100 रुपए के ऊपर, फिर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अगर 100 रुपए के ऊपर निकल गया कभी भी किसी भी सिचुएशन में आफ्टर रिजल्ट बिफोर रिजल्ट, तो 134 तक का पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, अमित जी हैं हरियाणा से, सिगाल इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। मैम 402 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और IFCI के भी लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल कर दें मैम? देखिए, सीगल इंडिया की बात करें तो बिल्कुल आईपीओ में अभी ये आया था काउंटर, कुछ समय पहले इसका आईपीओ भी आया था, लेकिन उसके बाद से अगस्त के आसपास ये इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाया है। मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार एग्जिट कर जाएं इस काउंटर से, और इसमें बने रहने नहीं चाहिए। तो मैं ऑल्दो मुझे पता है नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ये आईपीओ के बाद से ये लगातार गिर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ कॉन्फिडेंस है। तो मैं एग्जिट करने की सलाह सीगल इंडिया के आईपीओ से और सीगल इंडिया की स्टॉक प्राइस से दूंगी। और मैम IFCI पर?
आईएफसीआई की यहाँ पे देखिए बात करें तो आज तो अभी क्या बोले, सारे ही चार्ट्स इस तरह की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कि मतलब सभी में वीक लग रहा है ट्रेंड अक्रॉस द बोर्ड। तो आईएफसीआई में एक बार बताएंगे विवेक जी कितने पे इन्होंने लिया है? मैम 70 रुपीज़ पर। 70 पे लिया है, 50 हो गया है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रह सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा लॉस होगा पर पार्शियली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियली होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस एक जो पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन 41 के जोन पे रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे क्रिएट हो रहा है।